नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल दिल्ली की सरहद पर खड़े किसानों की खबर को लेकर है। पश्चिमी यूपी में ग्रेटर नोएडा समेत आसपास के 20 जिलों के किसान दिल्ली आने के लिए चल पड़े हैं। पुलिस ने किसानों को दिल्ली बॉर्डर के पास दलित प्रेरणा स्थल के पास रोका हुआ है। किसानों ने सड़कें खाली करने की बात कही है और सरकार से बातचीत की कोशिश भी चल रही है, लेकिन यूपी के किसानों के दिल्ली मार्च से सुबह दिल्ली की सरहदी सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जैम दिखाई दिया। और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में चल रहे किसान प्रदर्शन पर सड़कें जाम करने को गलत कहा है। दरअसल यूपी के किसान भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आना चाहते हैं। 25 नवंबर से ये किसान ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सामने धरना दे रहे थे। फिर 28 नवंबर से ये यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी पर आए और अब दिल्ली की तरफ कूच करने की सोच रहे थे। ये किसान जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजे से लेकर 10% विकसित भूखंड और 64% अधिक मुआवजे जैसी मांगों को लेकर दिल्ली जाना चाह रहे थे। उधर पंजाब हरियाणा के किसानों ने भी 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है और उनकी सबसे बड़ी मांग एमएसपी गारंटी कानून की है। तो सवाल यही है कि क्या किसानों के नाम पर फिर से नया घमासान, नई राजनीति शुरू हो रही है? 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद सरकार ने एमएसपी कानून के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी का आखिर क्या हुआ है? और अब सरकार 22 फसलों की खरीद एमएसपी पर कर रही है, तो इस पर कानून बनाने में परेशानी क्यों हो रही है? सरकार क्यों नहीं चाहती कि कानून बनाया जाए? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो ह्यूमन बैरिकेडिंग है वो भी तोड़ दी यहाँ पर, देखिए, और धीरे धीरे करके अब आगे बढ़ रहे हैं जी। किसी हालत से नहीं रुक सकते, मरने को मत तैयार है, बाकी हटने को तैयार नहीं। कोशिश यही है कि हर हाल में इनको दिल्ली जाना है। दिल्ली की यूपी से लगने वाली 3 सरहदी सड़कें सुबह से जाम थी। वजह थी किसानों का दिल्ली कूच। किसान ग्रेटर नोएडा वाली सड़क से आगे बढ़ रहे थे। इधर यूपी पुलिस 3 स्तरीय सुरक्षा किए बैठी थी। बैरिकेडिंग थी, पुलिस के 5000 जवान थे, निगरानी थी, वाटर कैनन से लेकर टीयर गैस तक तमाम इंतजाम थे। लेकिन किसान नोएडा से दिल्ली के मुहाने तक पहुंच गए। यूपी से दिल्ली पहुंचने वाली पूर्वी सीमा की 3 सड़कों पर किसानों का मार्च आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के रोकने पर किसान सड़कों पर बैठ जा रहे थे और फिर थोड़ी देर बाद आगे बढ़ रहे थे। शाम तक खबर आई कि किसान यूपी की सीमा में ही यमुना किनारे बने दलित प्रेरणा स्थल में धरना देंगे और फिलहाल दिल्ली नहीं आएंगे। दरअसल किसानों का यह नया आंदोलन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से भूमि अधिग्रहण और मुआवजे और अन्य मांगों को लेकर 25 नवंबर से शुरू हुआ है। इन प्रदर्शनकारी किसानों और उनके नेताओं के बयानों से पता चला है कि इन किसानों की मुख्य 5 मांगे, जिसमें जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है उन्हें विकसित भूखंड का 10% दिया जाए, पुराने अधिग्रहण का 64% 7% बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए, 1 जनवरी 2014 के बाद वाले अधिग्रहण में बाजार भाव का 4 मुआवजा और 20% विकसित भूखंड दिए जाए। भूमिहीन किसानों के बच्चों के लिए रोजगार पुनर्वास का इंतजाम हो और हाई पावर्ड कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक किसानों को फायदा मिले। इन्हीं मांगों को लेकर पश्चिमी यूपी के करीब 20 जिलों के किसान नोएडा के रास्ते दिल्ली जा रहे थे, जो फिलहाल यूपी बॉर्डर पर ठहरे हुए हैं। पंजाब वाले अलग लोग हैं, उन्होंने 6 तारीख की बात करी। अभी संयुक्त मोर्चे का पूरे देश से आह्वान नहीं है। अलग अलग पॉकेट से अलग अलग लोग अपनी बात कहने जा रहे हैं। अभी हमारा कोई मैसेज दिल्ली का नहीं है। अच्छा, मुख्यमंत्री से मिलने की बात थी कि मुख्यमंत्री कोई नहीं मिल रहा हमसे। कौन मुख्यमंत्री मिल रहा? मुख्यमंत्री पे तो दिल्ली वालों का सकंजा, मुख्यमंत्री मिलेगा ही नहीं हमसे किसानों से। बातचीत से कोई कोई नहीं होने, नहीं बातचीत करेंगे ही नहीं सरकार हमारे से। फिलहाल इस प्रदर्शन में भारतीय किसान परिषद, किसान मजदूर मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा नाम के संगठन शामिल हैं। किसान मजदूर संघर्ष समिति के किसान जो शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो 6 दिसंबर को शामिल होने वाले हैं। 6 दिसंबर को और भी किसान संगठन आएंगे। केरल, उत्तराखंड, तमिलनाडु के किसान अपनी विधानसभाओं में प्रदर्शन करेंगे और तब इन किसानों की सबसे बड़ी मांगों में
एमएसपी पर खरीद की गारंटी वाले कानून की मांग फिर जोर पकड़ सकती है। किसानदाता महान है, रात दिन मेहनत करता है, कोई उसकी समय सीमा नहीं है काम करने की, कोई उसकी आयु सीमा नहीं है काम करने की, रात दिन मेहनत करता है और वो भोले वाला है। हमारी राजनीति ऐसी है जो बरगलाने की कोशिश करती है, उनके बरगलाव में नहीं आए, उनके बहकाव में नहीं आए। कोई भी समस्या है तो बैठ के संवाद करे और जो भी समस्या है यदि हो सकती है भारत सरकार द्वारा तो उस समस्या का निदान करने की कोशिश करेंगे। सरकार बातचीत से समाधान की उम्मीदें जताती है, लेकिन पिछले किसान आंदोलन के समय से शुरू बातचीत का समाधान अभी तक किसानों को शायद नहीं मिला, क्योंकि सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए। विरोध में साल भर आंदोलन चला, किसानों की जान का नुकसान हुआ, इकोनॉमी का नुकसान हुआ, दिल्ली वालों को परेशानी हुई। 19 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने कानून वापस ले लिए, कहा कि एमएसपी के लिए कमेटी बनेगी जो किसानों की मांगों पर विचार करेगी। 6 महीने बाद 12 जुलाई 2022 को कमेटी बनी। कमेटी में 29 लोग थे, जिसमें 18 लोग सरकारी पक्ष के विशेषज्ञ और 11 किसान थे। कमेटी अध्यक्ष वही संजय अग्रवाल बने, जिनके सचिव रहते 3 कृषि कानून बने। कमेटी की 37 बैठकें हुई, लेकिन ना तो एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बना, न कमेटी की रिपोर्ट सामने आई। हालांकि केंद्र सरकार ने इस बीच एमएसपी पर खरीद के कई नए तरीके और मौके आजमाए। फिलहाल केंद्र सरकार कुल 22 फसलों पर एमएसपी की घोषणा करती है। इसमें खरीफ की 14 फसलें, रबी की 6 फसलें और 3 वाणिज्यिक फसलें। इसके अलावा अब दलहन, तिलहन और नारियल की खरीद भी एमएसपी पर हो रही है। इसकी खरीद के लिए सरकार पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी पीएम आशा के नाम से योजना चलाती है, जिसमें प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस डिफरेंशिएशन पेमेंट स्कीम और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉकिस्ट स्कीम भी चला रही है। किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में सरकार ने किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट देना भी शुरू किया है, जिसमें सालाना 6,000 रुपए की मदद किसानों को मिलती है। नोएडा से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो दिल्ली के दोनों बॉर्डर से किसान दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के किसान चाहते हैं कि भाई हमें अपनी जमीन का मुआवजा मिले, तो दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा के किसान चाहते हैं कि हमें एमएसपी मिले। आखिरकार किसानों की मांग को लेकर अभी भी राजनीति चल रही है क्या? फिलहाल एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। संयुक्त किसान द्वारा आज दिल्ली कूच को लेकर किसान द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। किसान और प्राधिकरण के बीच में कई घंटों तक बातचीत चली है। ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण ने 1 हफ्ते का समय मांगा है। 1 हफ्ते के अंदर किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, यह कहा गया है। यमुना अथॉरिटी की तरफ से ओएसडी शैलेंद्र सिंह, नोएडा अथॉरिटी की तरफ से एसीओ महेंद्र प्रसाद, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ओएसडी, ये सारे लोग इस बातचीत में मौजूद रहे थे। पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी इस मीटिंग में मौजूद थे। किसानों द्वारा प्राधिकरण के अधिकारियों की बात मानकर फिलहाल दलित प्रेरणा स्थल पे 1 हफ्ते तक इंतजार करने का उन्होंने बातचीत की है और उसके साथ अब आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस वक्त जहां पर ये प्रदर्शन चल रहा है वहां से हम कुमार कुणाल मौजूद है। कुणाल, क्या आप कह सकते हैं कि भाई अभी यह आंदोलन रुक गया है या फिलहाल आज का मरण कल तक टाल दिया गया है? 1 हफ्ते के भीतर कोई सॉल्यूशन आ पाएगा, क्योंकि यह मामला तो कई सालों से चल रहा है। बिल्कुल साहिल, और ये ऐसा मामला है जो जहां से एक किसान जो पूरा आंदोलन है उसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई थी, यानी भट्टा परसौल, नोएडा के पास भट्टा परसौल आप याद करेंगे। और जब वहां पर राहुल गांधी गए थे, एक तरीके से कहा गया था कि राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए वो पूरी योजना तैयार की गई थी। वहां पर भूमि अधिग्रहण को लेकर के उन्होंने मामला उठाया था और फिर 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून, तब यूपीए की सरकार हुआ करती थी, तब पास भी किया गया। लेकिन अब जो किसान आज सड़कों पर थे, उनका ये कहना है कि जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ, पूरी घटना शुरू हुई, क्या अभी किसान दिल्ली नहीं जाएंगे? उस कानून क्या का फायदा नहीं मिल अभी रहा है। किसान दिल्ली नहीं जाएंगे? अभी की खबर क्या अभी है? नहीं जाएंगे। क्या अभी वो रोक गए हैं? 1 हफ्ते तक रुकेंगे? क्या लग रहा है अभी की खबर यही है कि आज 3 घंटे तक वो सड़कों पर रहे दिल्ली जाने के लिए। उसके बाद जिस दलित प्रेरणा स्थल पर मैं अभी मौजूद हूं, वहीं पर किसानों को कहा गया कि आप सड़क छोड़िए, अंदर आ जाइए, आपसे तब तक हम बातचीत करेंगे। जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, वो बातचीत करेंगे किसानों से और किसानों को तब तक मनाने की कोशिश की जाएगी। और अगर बातचीत विफल होती है तो यहां से दिल्ली का जो बॉर्डर है वो लगभग 2 किलोमीटर है। तो किसानों ने कहा है कि अगर बातचीत
बातचीत विफल होती है, जो कि उन्हें लगता है कि होगी, क्योंकि कई सालों से ये बातचीत चल रही है, सरकार मान नहीं रही है, तो ऐसे में फिर से वो दोबारा दिल्ली कूच करेंगे। तो अभी हम थोड़ी तस्वीर भी आपको हम कोशिश करते हैं साहिल यहाँ से दिखाने की कि किस तरीके से जो किसान है वो किसान यहाँ पर अभी हमारे पीछे आपको बैकग्राउंड में दिखाई देंगे कि यहाँ पर अभी किसान इकट्ठा है, किसान जुटे हुए हैं, किसान यहाँ से हिल नहीं रहे हैं, सड़क छोड़ दिया है, लेकिन अंदर आकर के बैठ गए हैं और कह रहे हैं क्या कि हमारी मांग नहीं मानेंगे तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे और इंतजार करेंगे किसी फैसले का। तो 8 तारीख तक नोएडा की बॉर्डर से तो किसान अंदर नहीं आएंगे, लेकिन 6 तारीख जो आने वाले हैं हरियाणा पंजाब से, उसके बारे में सरकार क्या सोच रही है, उनको कैसे रोकेंगे? देखिए वो बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो हरियाणा और पंजाब का किसान यूनियन है ना, वो ज्यादा मजबूत है। हालांकि वो अभी शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जो कि दिल्ली से काफी दूर है, कई 100 किलोमीटर दूर है, तो वहां से आना दिल्ली तक में थोड़ी मुश्किल है। और बीच में हरियाणा की सरकार है जो कि बीजेपी सरकार है, तो इसमें आसान नहीं होगा उनका दिल्ली तक पहुंचना, वहां पर रोकने की कोशिश की जाएगी। और अभी चुनाव भी नहीं है हरियाणा में, जिससे कि बहुत ज्यादा उन पर पॉलिटिकल प्रेशर हो कि उन्हें आने देना ही देना है, तो ऐसे में अभी हरियाणा में उनको रोका जाएगा ऐसा मुझे लगता है। लेकिन किसान आंदोलन एक तरीके से फिर से जो है बहुत ज्यादा जोर पकड़ रहा है अलग अलग मुद्दों को लेकर, चाहे वो एमएसपी का हो या भूमि अधिग्रहण का मामला, अलग अलग मांगे का मामला हो। जो नोएडा के किसान है वो कहते हैं कि भाई भूमि अधिग्रहण को लेकर हमारी मांगे पूरी करो, जो 64% मुआवजा कहा था वो दे दो, 20% तक हमें जो डेवलप्ड लैंड में हमको जगह चाहिए वो भी हमको दे दो। दूसरी तरफ जो पंजाब हरियाणा के किसान है वो कह रहे हैं कि भाई हमको तो एमएसपी कानून लागू करो। तो क्या ये दोनों किसान एक दूसरे से मिलजुल कर दिल्ली की तरफ कूच तो नहीं करेंगे? क्योंकि अब तक तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आ रहा है, ये तो बड़ा अलग मामला हो जाएगा फिर। देखिए कोऑर्डिनेशन अलग है, लेकिन हमने देखा है पहले भी जो किसान आंदोलन हुआ था 2020-21 में, उस समय कोऑर्डिनेशन हुआ था, क्योंकि अलग अलग किसानों की अलग अलग समस्याएं हैं। लेकिन इनका यही कहना होता है कि जो किसान यूनियन है, किसानों की बुनियादी समस्याएं, एक तरफ उनकी जमीन जा रही है, दूसरी तरफ अगर वो फसल उपजाते हैं तो उसकी कीमत नहीं मिलती है, तो एमएसपी आप कीमत नहीं देते हो, और दूसरी तरफ जब जमीन का अधिग्रहण कर लेते हो तो उसकी भी कीमत नहीं देते हो। तो दोनों जो जुड़ा है वो किसान के फायदे से जुड़ा हुआ है, किसानों को वो फायदा नहीं मिल रहा है जो किसानों को चाहिए, चाहे उसकी भूमि चली जा रही है या फिर उसकी फसल बाजार में जा रही है। तो दोनों बातें पैसे से जुड़ी हैं, सरकार से जुड़ी है। आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि किसान का मुद्दा अहम है। और देश की राजनीति में आज भी हम देख सकते हैं कि 42% जनता अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, यानी खेती पर डिपेंडेंट है। हालांकि उससे आमदनी तो कुछ नहीं हो रही है, लेकिन इसीलिए ये आंदोलन भी यहां पर हो रहा है। इसीलिए हम बहस करेंगे। अभी हमारे साथ में है चौधरी नरेश टिकैत, नेशनल प्रेसिडेंट है भारतीय किसान यूनियन के। प्रेम शुक्ला जी है भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसके साथ में अभय दुबे है कांग्रेस के प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लखनऊ से जुड़ रहे हैं, मालोक नगर जनरल सेक्रेटरी है राष्ट्रीय लोकदल के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और उसके साथ साथ वीरपाल सिंह है, किसान नेता है, और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर इकोनॉमी एक्सपर्ट भी हमारे साथ इस पे जुड़ रहे हैं। और इस पर हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले टिकैत जी आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार दिल्ली की तरफ कूच क्यों? आपकी लड़ाई तो यूपी से है, नोएडा अथॉरिटी से है, तो दिल्ली की तरफ कूच क्यों कर रहे हैं? क्या भरोसा उठ गया है राज्य सरकार से? एक तो बताऊं, वहां धरना चल रहा है उस पे ग्रेटर नोएडा में, क्या दिक्कत है उन्हें? किसानों को कम तो उनकी सुननी तो चाहे, तो सारे चुगर्दक को अलग अलग मांग है, लोगों की अलग अलग दिक्कत है। इस साइड में पश्चिम में गन्ने की मांग है, बिजली की मांग है, वहां से उनकी जो जमीन है उन्हें पुणे दामों में जा रही। धरना दिख रहा, कम तो बैठ कर बात तो करे। वहां से शायद कल की बात थी, कल क्यों नहीं वार्ता हुई? बात थी तो वार्ता तो क्या करनी, जो जहां से जहां दिक्कत, जिसकी दिक्कत जो कुछ है उनकी सुननी तो चाहे। इस तरह के धरने प्रदर्शन हो रहे, दिल्ली की तरफ को कूच हो रहा, क्या कारण हो रहा है? इनकी बात सुने, बातचीत करे। सरकार की यही तो जिम्मेदारी है, सरकार की। नो थोड़ा एक भाई न रोक दिया, रोक कर दिया, चलो रुक तो जाएंगे, रुकने में तो कोई बात नहीं, हम नहीं टकराव चाहते, नहीं हम पूरा पाड़ सकते भाई पुलिस प्रशासन के साथ में। और इस तरह की नौबत क्यों आ रही? जगह जगह धरने प्रदर्शन का है, कहीं संभल का मामला, कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में यूं है मामला, कहीं भी नोएडा का मामला, तो कहाँ कहाँ की बात उठावे? सरकार ने इतनी बात
इतनी नौबत क्यों ना आती, वो बात सुनो इनकी। नहीं, हमको यही इसका कह रहे हैं, कारण बात वो सुनो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो नहीं है जो अभी नवंबर महीने में आया था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण है वो जो एक्विजिशन कर रहा है या अधिग्रहण कर रहा है वो सही है, उसमें गलत कुछ नहीं है। क्या इसी के वजह से ये प्रदर्शन हो रहा है? एक तो देखो वहां से मुझे लगे 15-16 संगठन है, बातचीत तो करनी चाहिए सब, क्या मजबूरी हो रही है, कितने संगठन एक जगह जुड़ रहे, उसका भी तो देखो। ये संगठन इकट्ठे होते जा रहे, पहले तो चलो ऐसी बात थी एक संगठन जहां जहां अपने वो कर रहे थे, तो उन्होंने सोच लिया भाई एक तो बात नहीं बनने की, सब संगठन इकट्ठे हो रहे, साथ मुझे लगे 10-15 संगठन के करीब इकट्ठे हो रहे वहां से, क्यों नौबत आ रही है ऐसी ऐसी? ये थोड़ा ही है सरकार, भाई सरकार नहीं सुन रही, तो हम तो यही कह रहे कुछ भी कारण हो सके हम नहीं कहते, पर बैठ कर बात तो करो भाई। जो वहां से बैठे कि ये 2 लाख के आदमी पीछे से 1.5-2 लाख के आदमी इकट्ठे हुए, उसमें भी सुनने चाहने की बात, और नहीं मजबूरी में इस तरह का कदम उठा रहे। लेकिन टिकैत जी सवाल तो यही उठता है ना कि आपकी लड़ाई तो राज्य सरकार के साथ में है, राज्य सरकार को आपको मुआवजा देना है। इस बारे में पहले से ही केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण का कानून पास करके रखा हुआ है, उसके तहत हम लोग देख रहे हैं कि करीब करीब 2800 हेक्टेयर का एक्विजिशन ऑलरेडी हो चुका है, करीब 13,000 किसानों से ये एक्विजिशन किया हुआ है। तो आपकी लड़ाई तो लखनऊ, आपको तो लखनऊ जाना चाहिए ना, दिल्ली की तरफ क्यों जा रहा है? ऐसा दिल्ली नजदीक पड़े, वहां से ऐसा केंद्र सरकार है तो उनकी सबकी जिम्मेदारी है, तो बातचीत हम तो नहीं कहते धरने पे बैठ कर बात कर लो ना, उन्होंने दिल्ली जाने की नौबत क्यों हो रही? चलो उन्होंने रोक दिए होंगे, बैठ गए वहां से, बातचीत तो करे तो। चलिए टिकैत जी, हमारे साथ प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए टिकैत जी कह रहे हैं कि भाई हमारी मांग तो दिल्ली में ही पूरी होगी, आपकी सरकार है लखनऊ में वो सुनती नहीं है, इसीलिए हमको दिल्ली में जाना पड़ रहा है। आज आपने देखा कि नोएडा में तो पूरा रास्ता जाम करके रखा हुआ था, 8 तारीख तक अगर बात नहीं मानी गई तो दिल्ली तक आ जाएगी बात। देखिए साहिल जी, आप ही की रिपोर्ट बता रही कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी जो है वह लगातार किसानों से बातचीत कर रही है। आज भी घंटों किसानों के प्रतिनिधियों से सरकार के प्रतिनिधियों ने बातचीत की है, अथॉरिटी के प्रतिनिधियों ने बातचीत की है। किसानों की जो जायज मांगे हैं उस पर निश्चित तौर पर हल निकालने का प्रयास सरकार की तरफ से रहा है और वो रहेगा। किसान हमारे अन्नदाता हैं, अन्नदाताओं की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना हमारा दायित्व है और ये करती रही है लगातार सरकार। ये ऐसी सरकार है जिसने जो है बीज से लेकर बाजार तक किसान के हित को साधने के लिए हर संभव प्रयास किया है। अब जैसे नरेश टिकैत जी जो बातें कर रहे हैं उससे एकदम सहमत है, लेकिन सरकार जब बातें कर रही है तो उन बातों को निश्चित तौर पर किसानों ने अपनी बातें रखनी चाहिए उनके सामने। ऐसी कौन सी बात है जो किसानों की नहीं सुनी जा रही है या नहीं बातें की कौन अथॉरिटी मना कर रहा है बात करने से, यह भी टिकैत जी ने रेखांकित करना चाहिए। जी जी, बोलिए पूरा करिए मामला अपना। तो मुझे कुछ नहीं कह रहे कि आपसे तो बातचीत हो रही है किसानों के निकार। देखिए ये टिकैत जी, प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि भाई आपसे तो बातचीत हो रही है, आपकी ऐसी कौन सी मांग है कि वो पूरा नहीं कर रहे हैं? तो फिर दिल्ली क्यों? बात किससे हो रही है? हमें नाम तो खोल लो उनका, बात किससे हो रही? बात होती तो ये वहां जाते। इन्होंने हमारी जमीन, अच्छी जमीन कोर्टों के भाव में इन्होंने ले ली। हमने देश के विकास में कहीं बाधा नहीं बने। यहाँ से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस यू बनने लग रहा हाईवे, कहीं 12 लाख रुपए 10 लाख रुपए बीघा की जमीन, जो 1 करोड़ रुपए बीघा की जमीन है हमारी अस्सी ये 11-12 लाख रुपए बीघा में ले ली। ऐसे हमने देश के विकास में हम बाधा नहीं बन रहे, क्यों इस तरह की नौबत आ रही? हमारी सारी जमीन या हाईवे में जा रही, सही पैसे नहीं दे रहे, तो इसकी कम से कम ऐसी नौबत वहां आ रही। वहां 3600 रुपए। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं कि वो तो दाम बता रहे हैं कि भाई उनको तो दाम ही नहीं मिल रहे हैं। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया था कि भाई 10% जो है ना डेवलप्ड रेसिडेंशियल एरिया में उनको जगह मिलनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं, अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक वहां पर उतनी जगह नहीं है, इसके लिए उनको नहीं दे पा रहे हैं। 64% तक उनको कंपनसेशन देना चाहिए, जो नया अधिग्रहण कानून आया उसके मुताबिक
वो नहीं मिल रहा है, इसीलिए उनको लगता है कि भाई दिल्ली जाकर मांग करनी चाहिए। 10 साल से रुके हुए हैं, 2014 से लेकर 2024 हो गए, 10 साल से रुके हुए हैं। इसमें ये निश्चित तौर पर जो विधि सम्मत जितने भी उनकी मांगे हैं उनको मंजूर किया जाएगा। और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के लोग बातें कर रहे हैं, भाई ये जमीन गई कहाँ है? यमुना एक्सप्रेसवे में गई है। अधिग्रहण किसने किया है? यमुना एक्सप्रेसवे की अथॉरिटी ने किया है। किसानों के प्रतिनिधियों की बात किससे चल रही है? यमुना एक्सप्रेसवे की अथॉरिटी से चल रही है। बात करने से इंकार करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। उनकी समस्या का न्यायोचित समाधान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अभय दुबे जी, राहुल गांधी ने अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी इसी जगह से, भट्टा परसोल से शुरुआत की थी। उसके बाद 2013 में आपको कानून लाना पड़ा था, लेकिन देखिए अभी भी उसका कुछ हो नहीं रहा है। क्या इसका चुनावी मुद्दा बनेगा? क्या आप लोग सड़क पर उतरेंगे किसान के लिए? क्योंकि वो तो दिल्ली जाना चाहते हैं, उनको जाना चाहिए लखनऊ। हाँ साहिल जी, भारतीय जनता पार्टी की जीत किसानों पर अत्याचार की गारंटी है। जो राहुल गांधी जी ने भट्टा परसोल से लड़ाई लड़ी थी, 1894 का कानून था। 100 साल बाद किसानों को न्याय दिलाया हमने 2013 में, और सभी राजनीतिक दल सहमत थे उससे। लेकिन मोदी सरकार ने कुचेष्टा की उस कानून को अध्यादेश से बदलने की। क्या था कानून? कि 80% लोगों की कंसेंट नहीं होगी तब तक वो जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा। पुनर्वास का प्रावधान था उसमें, और उनको पुनर्स्थापित करने का प्रावधान था। उसके बाद उसके सोशल ऑडिट का प्रोविजन था ताकि उनके बच्चों को नौकरी मिल सके। 4 गुना उसमें कंपनसेशन का प्रोविजन था। मोदी सरकार ने राज्यों को कहा कि बदल दीजिए कानून, और ये राज्यों की सरकार ने अत्याचार किया। क्यों आ रहे हैं दिल्ली? इसीलिए तो आ रहे हैं कि वो मोदी सरकार के कहने पर यह कानून बदला। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, ये बात किससे सिद्ध होती? सत्ता में आते ही सबसे पहले 150 रुपए का किसानों का बोनस बंद कर दिया। उसके बाद एमएसपी, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि एमएसपी के ऊपर 50% नहीं दिया जा सकता, नहीं तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा। फसल बीमा योजना में 40,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों ने कमाया। इसी उत्तर प्रदेश की बरेली की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा, किसान भाइयों 2022 तक आमदनी 2 गुनी कर दूंगा। क्या हुआ? 27 रुपए किसानों की आमदनी रह गई। 25,000 रुपए इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी खेती की। और बड़ा खुलासा यह करता हूं कि नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर में कहा, जब वो कृषि मंत्री थे, कि 7 साल तक मैं मोदी सरकार को कहता रहा कि आप जीएसटी एग्रीकल्चर इनपुट पर से हटाइए, ट्रैक्टर पर से हटाइए, खाद पर से, कीटनाशक पर से, ताकि उनकी इनपुट कॉस्ट कम हो सके। लेकिन मोदी जी ने नहीं सुना। अभी आपने कहा कि बहुत फसलें, 22 फसलें क्या खरीदती है? अभी मोदी जी ने पार्लियामेंट में बताया, गेहूं खरीदे 23%, जौ 0%, चना खरीदा 0.37%, मसूर खरीदी 14%, सरसों खरीदी 9%, कुसुम खरीदी 0%। और क्या बताया? एक चौंकाने वाला खुलासा। लेकिन जो डिफरेंस है कि महाराष्ट्र की सरकार 15% का डिफरेंस भी तो सरकार भरती है ना जी। नहीं, दुबे जी वो कह रहे हैं ना कि भाई अभी तो पीएम आस्था लगा दिया है, उसके तहत उसके तहत प्राइवेट प्लेयर भी खरीदता है। प्राइवेट अगर ये भी खरीदते हैं तो भी 15% का डिफरेंस तो सरकार भर देती है। फिर कानून की जिद क्यों है आपको? क्या आपको लगता है कानून से ये मामला सॉल्व होगा? नहीं, आपको इस बात नहीं, आपको इस बात की जानकारी, बहुत मूर्धन्य पत्रकार हैं आप। लेकिन मैं बताऊं, पीएम आशा स्कीम में उसकी सच्चाई यह है कि वो राज्यों के अनुरोध पर, जैसे अभी आपने देखा कि राज्य ने कहा कि साहब हमारे एमएसपी से नीचे बिक रही है फसलें, तो सोयाबीन पर इन्होंने अनाउंस किया। सोयाबीन पर महाराष्ट्र की सरकार ने कहा था कि लागत ही 6,039 रुपए आ रही है, लेकिन क्या दे रहे हैं? 4,992। और पूछिए ना कितनी खरीदी सोयाबीन। मैं चुनौती देता हूं, सोयाबीन कितनी खरीदी बता दे। महाराष्ट्र में ही कितनी खरीदी? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 2 बड़े प्रांत हैं। कोई नहीं पीएम आशा में खरीदते हैं, वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने कहा है। हर जगह किसान का वही रोना है। गेहूं का समर्थन मूल्य नहीं, किसान का नहीं, देखिए ऐसा मत कहिए। किसान अन्नदाता भाग्य विधाता है, रोना नहीं है। ये सरकार अन्याय कर रही है उसके साथ। मुझे बताइए, महाराष्ट्र ने मांगा गेहूं का कि हमें 4,061 रुपए दीजिए कम से कम, हमारी लागत नहीं पड़ती है। वो उसी प्रकार चने का 7,119 रुपए मांगा। मसूर का किसी भी राज्य ने जो कहा है कि हमारी लागत अधिक है, एमएसपी बढ़ा कर दीजिए, न खरीदते हैं न एमएसपी मोदी जी देते हैं। वीरपाल सिंह हमारे साथ में है, किसान नेता है।
वीरपाल सिंह जी, आपकी आखिरकार मांग क्या है कि भाई आपको एमएसपी का कानून चाहिए या जमीन अधिग्रहण के तहत आपके जमीन को मुआवजा चाहिए? किसी भी राज्य में जाइए, वहां पर एमएसपी की समस्या तो है ही। हर जगह पे किसान इसी बात को लेकर आंदोलन करते हमने कई बार देखे हुए हैं। आपकी असली मांग क्या है फिर? वीरपाल सिंह, शायद आप म्यूट पर है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। चले, आई थिंक उनकी आवाज हम तक अभी तक पहुंच नहीं रही है, लेकिन हम जाएंगे आरएलडी के जो जनरल सेक्रेटरी है मालोक नगर, उनके पास जाएंगे। अभी तो आप सरकार में हैं, पिछली बार आंदोलन को आपने भी समर्थन दिया था। आपका भी यही कहना था कि भाई, आपका भी यही कहना था कि आप एमएसपी मिलनी चाहिए, एमएसपी के आंदोलन को समर्थन किया था। आपने इस आंदोलन को भी समर्थन किया था कि भाई जमीन का मुआवजा उसी तरीके से मिलना चाहिए। अब तो आप सरकार में हैं, लेकिन अब भी किसानों की मांग तो वही नजर आ रही है। आप किस नजर से देखते हैं इस पूरे मामले को? जोशी साहब, थोड़ा समय देना, क्योंकि जो भी हमारे प्रवक्ता इस समय टेलीविजन की स्क्रीन पे है और जो आज का विषय है, माफी चाहता हूं, होमवर्क बहुत कम है। आपने भी पूछा कि किसानों की, देखिए अलग अलग जगहों के किसानों की अलग अलग दिक्कतें हैं। अगर गौतम बुद्ध नगर की जहां आज ये जाम लगा है, यहां की समस्या बिल्कुल एकदम अलग है, और मेरठ से ऊपर जाए मुजफ्फरनगर, वहां की समस्या अलग है, और जहां महानगर हैं वहां जमीन एक्वायर होती है, वहां की समस्या अलग है। जो अभय दुबे साहब ने, कांग्रेस को ने अच्छी बात कही है और हम उसका सम्मान करते हैं कि 2014 लैंड अमेंडमेंट एक्ट में जो संशोधन हुआ था वो एक अच्छी पहल थी। तो क्या इससे हम ये माने कि 60 साल तक कांग्रेस ने जब तक राज करा, 60-65 साल में, तो ये इनके द्वारा एडमिट फैक्ट है कि वो समय जो अवधिकरण हुआ और लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड सेक्शन 17(2) में जो किसानों के साथ अत्याचार होता था, अन्याय होता था, तो सबसे ज्यादा समय किसानों का वो कांग्रेस ने किया। जहां तक बात है, आपने अभी अभय दुबे साहब ने बात कही कि इस लैंड एक्विजिशन एक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी की सरकार ने बदला। माफी चाहता हूं, होमवर्क कम है, बदला नहीं गया है। ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज भी सब जुडिस है। और जो हमारे और दूसरे सीनियर किसान नेता बैठे हैं, जो कह रहे हैं भाई हमारी 1 करोड़ की जमीन 10-10, 12-12 लाख में ले ली, हम तो बहुत सम्मान करते हैं इनका, लेकिन 2014 लैंड अमेंडमेंट एक्ट ये है कि अप टू द 80% ऑफ द टोटल लैंड वट एवर बी नीड इन द प्रोजेक्ट इन एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, anybody, any government, any competent authority, any Noida, any Greater Noida, any Yamuna Express Highway authority cannot take without consent of farmer। तो यानी कि जब हमने जमीनें दी किसानों ने, तो 80% टोटल जमीन का सरकार ले ही नहीं सकती। ये ही आज का 2014 लैंड अमेंडमेंट एक्ट है। तो मंदी दे क्यों रहे हैं? जहां तक बात है, इस आपने कहा भी कि 64.7 मुआवजा दिया जाए। ये जोशी साहब, माफी चाहते हुए कहता हूं कि जो एक ऐतिहासिक फैसला 2010-2011 में आया, जिससे संवैधानिक संकट पैदा हुआ और देश की पार्लियामेंट, देश का राष्ट्रपति भवन और देश का बहुत पुराने चीजें सब संकट में आई, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और माननीय हाई कोर्ट का हस्तक्षेप के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा कि हाई कोर्ट डिसाइड करे और वो सबके लिए रूलिंग नहीं बनेगी, तो मान लिया ना उसको के लिए, तो हाई कोर्ट में जाकर के, अरे भाई जोशी साहब सुन लो ना प्लीज, बहुत काम की बात बता रहा हूं आपके दर्शकों को, जो बहुत मुश्किल से कोई वकील भी नहीं बता पाएगा, माफी चाहता हूं। तो हाई कोर्ट में केस गया, बोलिए और बायर्स और फार्मर्स कलेक्टिव डिसीजन हुआ कि 64.7 एडिशनल कंपलसेशन प्रतिकर, जिसका नाम रखा प्रतिकर,
अलग से दिया जाएगा। अब वो क्यों नहीं दिया जा रहा है? हालांकि आज की तारीख में जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो एक संवैधानिक पद है कि सेक्रेटरी से ऊपर भी आईडीसी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर, उन्हीं के पास चार्ज है आज की तारीख में चीफ सेक्रेटरी का, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। पर फार्मर्स के अगर अभी भी ड्यूज पेंडिंग है और मुआवजे पेंडिंग है तो क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? पैसा कम है, ये एक सब्जेक्ट है कि उस पे पूरा अध्ययन किया जाए। जहां तक आपने कहा कि अभी वही तो सब्जेक्ट है ना नगर जी, करते पहले आप भी किसानों की, अरे बोल रहा हूं ना जोशी साहब, बोल रहा हूं, आपका मेरा परिचय नहीं, बोल रहा हूं, प्लीज आगे आधी मिनट और दो। मैं कह रहा हूं कि उसमें हम घर में बैठ के चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, घर में बैठ के पूरी तरह किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए जैन जी रोज इस पे काम कर रहे हैं और हर जगह जहां भी जरूरत पड़ेगी, सड़क पे नहीं है हम, विपक्ष में नहीं है हम, टेलीविजन पे कुछ नहीं बोलेंगे, सड़क पे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर बैठ के घर में परिवार में किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी। भदौरिया, आपकी सरकार हो चुकी है यूपी में, तब भी 5 साल गुजर गए, उसके बाद अब 10 साल हम लोग करीब करीब देख। जी जी जी, बोलिए 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 बोलिए। अरे भाई 27 मिनट बाद आप आए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद। ये क्या डिबेट है भाई, कैसी डिबेट हो रही है? हमें बोलने का मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा तो बोल दीजिए नहीं मिलेगा। 27 मिनट अनुराग भदौरिया को बोलने दीजिए, उसके बाद आते हैं। तो अत्याचार, बोलिए बोलिए अनुराग भदौरिया जी, बोलिए। कहां बोलने दीजिए आपने? 27 मिनट तक आप आए नहीं, बोलिए। कमाल है। तो सवाल भी तो पूछ अनुराग लीजिए, भदौरिया क्या जी बोल लीजिए, सवाल तो पूछ लीजिए, क्या बोलिए? नहीं, आप किससे पूछ? अरे सवाल तो यही था ना, वो कह रहे हैं मैंने क्या, किससे? भाई आप ही से तो सवाल पूछा है, आप ही से तो सवाल पूछा है कि भाई अब तक ये मामला क्यों नहीं सॉल्व हो पाया है? इतने दिन से ये मामला चल रहा है, 2011 के पहले इस मामले में फैसला हो चुका है कोर्ट में, और 2014 से अब किसान बोल रहे हैं कि भाई हमको 2014 से मुआवजा दीजिए, लेकिन अभी भी उनको सड़क पे उतरना पड़ रहा है। आप मुख्य विपक्षी पार्टी है, क्या मांगे आपकी? क्या आप इसको समर्थन कर रहे हैं? आरएलडी कह रही है कि भाई अभी तो मामला चल रहा है, हम लोग उस पर बातचीत कर रहे हैं उनसे। अच्छी बात, अब सुन लीजिए, अच्छी बात है। मुख्य विपक्षी पार्टी का ध्यान आपको 28 मिनट बाद आया, इसके लिए आपको बधाई और धन्यवाद। देखिए सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर में, और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो कौन रोड पे नहीं है? किसान रोड पे है, युवा रोड पे है, छात्र रोड पे है, महिलाएं अपने न्याय के लिए रोड पे है, व्यापारी समाज रोड पे है, और कभी कभार तो पत्रकार महोदय भी रोड पे आ रहे हैं कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो अन्याय तो इस सरकार में हर वर्ग के साथ हो रहा है। किसान के साथ देखिए क्या है, किसान की एमएसपी की गारंटी, किसान क्या मांग रहा है कि मुझे एमएसपी की गारंटी दे दो। यही तो काला कानून जब पास हुआ था, जिसके खिलाफ किसान ने आंदोलन किया, आपने कानून वापस लिया, लेकिन एमएसपी की गारंटी आज तक नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए एमएसपी की गारंटी? क्यों नहीं आप देना चाहते? या आप अगर नोएडा अथॉरिटी की बात करेंगे तो नोएडा में जो अधिकारी बैठे हैं उन्हें क्या दिक्कत है किसानों की? अगर वो जमीन अधिग्रहण करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसान के परमिशन से करते हैं, लेकिन जब किसान का परमिशन आप लेते हैं तो किसान को वादा भी करते हैं कि जब हम आपकी जमीन ले लेंगे तो आपको इसका हम उसमें 10, अब तो खैर 20% हो गया, और 64% इसका 64% भी हम आपको देंगे। तो क्या आपने दिया? आपने जो वादे किए पूरे किए? क्यों नहीं किए वादे? क्योंकि किसान है। आप किसानों के साथ अन्याय करना चाहते हो, उनकी जमीन भी ले रहे हो, और जमीन लेने के बाद उनको जो आप प्रोमिसेस करते हो कि हम जमीन लेंगे, उसके बदले में आपको जो हमें 20% देना है, 64% देना है, वो आप नहीं देते हो। उसके लिए उनको रोड पे आना पड़ता है। यही हाल हुआ था अयोध्या में, जब जमीन अधिग्रहण हुआ, वहां भी यही हाल हुआ। किसान वहां भी रोड पे आए, उनको भी मुआवजा पूरी तरह से नहीं मिला। आप क्यों नहीं उनका वहां पे 4 गुना मुआवजा देते? क्यों नहीं उनके साथ जो आप एग्रीमेंट करते हो, एग्रीमेंट पूरा क्यों नहीं करते? ऐसा तो नहीं किसान के साथ जो आपने एग्रीमेंट किया होगा, जो आपने किया होगा, आप क्यों नहीं अपनी ये प्रोमिसेस पूरा करते? क्या दिक्कत है? धरना सेट होगा तो आप कर दोगे, धरना सेट करोड़ों रुपए माफ कर देते हो आप, करोड़ों रुपए आप माफ कर देते हो, किसान का मुआवजा नहीं देंगे आप। जी चलिए, आप प्रमुख विपक्षी पार्टी है, आप एक बार प्रमुख सत्ताधारी पार्टी भी थे 2007 से 2012 तक। आपके समय से यह अधिग्रहण शुरू हो रहा है, मामला तो अभी का है नहीं ना, तब से अधिग्रहण चल रहा है। और जब 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 चुनाव की बात आती है, चुनाव में तो किसान के मुद्दे नहीं उठाए जाते, तब तो भाई जाति जनगणना उठाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए तो किसान संगठनों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं दिखती सड़क पे? आपने शायद नहीं देखा, हम किसान के एमएसपी की गारंटी शुरू से मांगते आ रहे हैं, हम जनगणना मांगते आ रहे हैं, महंगाई है उसके खिलाफ आवाज उठाई, महिला अत्याचार के खिलाफ,
पर्चा लीक के खिलाफ, जो समाज में जिस तरह का अन्याय हो रहा है, उस समाज के हर जो इश्यूज हैं उस पे समाजवादी फ्रंट फुट पे लड़ती नजर आती है। हमारे समय बताइए कौन सा किसान आंदोलन हुआ, जरा बताइए। हमने यहाँ एक्सप्रेस वे बनाया था, कौन सा किसान आंदोलन हुआ? पूरा का पूरा एक्सप्रेस वे, लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे बना दिया। एक किसान ने कोई आंदोलन हो तो बताइए आप। इतनी बड़ी जमीन अधिग्रहण हमने की थी, हमने नोएडा डेवलपमेंट किया था, उस समय जमीन जो हमने किसानों को प्रोमिस किए थे, जो वादा किए थे, हमने उसका 4 गुना दिया किसानों को, और उसमें 10% देने की बात थी, वो भी हमने दिया। और हमारे समय कोई आंदोलन हुआ तो बताइए? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किसान या तो रोड पे रहता है या वो टेंट लगा के हमेशा खेतों में पड़ा रहता है। किसान अपने अधिकार के लिए इसी सरकार से, जो किसानों का, जिसको किसान एग्रीकल्चर प्रधान देश बोलते हैं, किसानों का देश बोला जाने वाला, वही किसान की पार्टी के आरएलडी के नेता जो आपको ज्ञान दे रहे थे अभी, वही चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी जो किसानों के लिए जीते मरते थे, आज वो चूंकि इसीलिए तो उनको पूछा ना कि अभी वो सरकार में है, इसीलिए तो उनको पूछा कि वही अभी वो सरकार में है। अभय दुबे जी कुछ संक्षेप में कहना चाहते हैं। बिल्कुल, अभय दुबे जी कुछ संक्षेप में कहना चाहते हैं, एकदम संक्षेप में अभय दुबे जी। उसके बाद मुझे एक ट्वीट दिखाना है और उसके बाद बीजेपी प्रवक्ता से भी सवाल पूछने हैं। अभय दुबे जी। बिल्कुल, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश और उत्तर प्रदेश के लोगों आरएलडी का चेहरा भी देख लीजिए, जो आपके खिलाफ मुखरता से टेलीविजन पर बोल रहे हैं। ये जो तर्क दे रहे हैं, मोदी सरकार ने चिट्ठी लिखी राज्यों को कि लैंड चूंकि स्टेट सब्जेक्ट है इसलिए आप इसको अमेंड कर लीजिए, और राज्यों ने अमेंड किया उसको। अभी कैबिनेट ने सिंचित भूमि का उत्तर प्रदेश की 20% का कानून पास किया कि नहीं किया? कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अरे राज्य मनमानी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य, वो सारे प्रोविजन इसमें मौजूद थे जो आप कह रहे हैं कंसेंट का क्लॉज। जब क्यों डेवलप्ड लैंड का हिस्सा उनको नहीं देंगे आप? इसलिए तो सड़कों पर किसान आए। किसानों ने के समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी का वादा किया मोदी सरकार ने, कोई किसानों के लिए एक मीटिंग नहीं की। हम कह रहे हैं कि एमएसपी के कानून में सरकार को नहीं प्रिक्योर करना है साहब, ये जो प्राइवेट प्लेयर्स नगर जी ये बात तो मानते हैं ना, कानून बना डेवलप लैंड का हिस्सा, फसलें नहीं करेंगे। डेवलप लैंड का हिस्सा अभी भी वहां के किसानों को नहीं मिला है, इसीलिए तो उनको सड़क पे आना पड़ रहा है। भाई एक्विजिशन के बाद में कॉम्पेंसेशन की मांग तो पुरानी है, लेकिन जो डेवलप लैंड उनको चाहिए वो भी तो नहीं मिल पा रही है। कह रहे हैं कि भाई जमीन ही नहीं है हमारे पास देने के लिए। जोशी साहब, समय देना। हमारे भाई जो समाजवादी के बैठे हैं बेचारे एक्चुअल में कह नहीं पा रहे। सच्चाई ये है कि समाजवादी के पार्टी के समय में भी और आज भी, सुनो इनको बोलने से रोको, इसको ये बजता बहुत है, रोको इसको बोलने से। सुनो चलिए जोशी साहब, इसका माइक बंद करो प्लीज। किसान अपना सुनो इसका अरे आप एक जमाने में एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ते थे, अभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। साथ जाके खड़े हो गए यार। सुनो इसे बंद तो, अरे इसको बंद तो करो। दोनों किसानों की पार्टी कहते थे अपने आप को। चलिए वीरपाल सिंह जी से पूछ लेंगे, वीरपाल जी से पूछ लेंगे, बहुत देर से शांति से सुन रहे हैं। वीरपाल जी एक मिनट, दोनों का माइक, दोनों को थोड़ा शांत करिए, दोनों को थोड़ा शांत किया जाए। भाई वीरपाल जी से पूछना पड़ेगा, पहले से मैं उनको सवाल पूछा था तब उनकी आवाज नहीं आ रही थी। आखिर मुद्दा, एक सेकंड आपके पास भी आएंगे वीरपाल जी, आखिर मुद्दा क्या है? एमएसपी है, दोनों जगह पे अलग अलग मांगे, वो तो साफ दिखता है, लेकिन हर जगह पे किसान को कहीं ना कहीं तकलीफ तो हो रही है। ना लैंड एक्विजिशन के बाद मुआवजा मिल रहा है, ना एमएसपी मिल पा रहा है। सरकार कह रही है कि हम खरीद रहे हैं, लेकिन क्या वो इनफ है? क्या वो काफी है कि जिसके वजह से किसान इस बारे में खुश हो जाए, या अभी भी मामला सुलझा नहीं है? वीरपाल जी। हाँ देखो साहिल जी, सॉरी, खैर मैं कनेक्टिविटी में थोड़ी प्रॉब्लम रही, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये एमएसपी का जो मुद्दा है सन 2000 से चालू है, और आज तक बीच की जो सरकारें आई ना, किसान एक कमेटी बैठाई थी डॉक्टर स्वामीनाथन की अध्यक्षता में, और उसने अपनी 4 साल में एमएसपी पर रिपोर्ट दे दी थी कि किसानों को C2 + 50% इस हिसाब से दे दिया जाए। और कांग्रेस की सरकार थी, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी ने ये पूछा कि भाई एमएसपी का जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या हो रहा है? वो कहते हैं रिपोर्ट आ गई है लेकिन ठंडे बस्ते में रखी है। फिर क्यों नहीं दी? कहते यदि हम एमएसपी देंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब कुल बात फिर देख लीजिए, ये जो पहले की जो सरकारें रही हैं, इन सरकारों ने ज्यादा मामला घोटाला कर दिया। और ये जो बोल रहे हैं ना, जितनी भी पार्टियां आई हैं, चाहे उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों, यही तो सारा मामला अटक गया है। आरबीआई ने जो नंबर्स दिखाए हैं उसमें फूड इन्फ्लेशन जिस तरीके से दिख रहा है, और इसी के वजह से एमएसपी पर हाथ लगाने में थोड़ी दिक्कत भी हो रही है। जयराम रमेश,
कांग्रेस के नेता, उन्होंने आरोप लगाया था लोकसभा चुनाव के वक्त कि जमीन अधिग्रहण कानून कैसे कमजोर किया जा रहा है। 1 मिनट में सुन लेते हैं और उसके बाद प्रेम शुक्ला जी से कई सारे सवाल पूछते हैं। सितंबर 2013 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब एक ऐतिहासिक, क्रांतिकारी और प्रगतिशील भूमि अधिग्रहण कानून लाया गया था। ये 1894 का जो अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था, उस कानून को हटाकर ये नया कानून लाया गया। और इसके मुख्य प्रावधान क्या थे? किसानों को 4 गुना मुआवजा ग्रामीण इलाकों में, दुगना मुआवजा शहरी इलाकों में, बिना जबरदस्ती के भूमि अधिग्रहण, जब भूमि अधिग्रहण होता है उनकी अनुमति के बिना भूमि अधिग्रहण नहीं होगा, और पूर्व प्रभावी प्रावधान भी किए गए थे। और यह भी लिखा गया है इस कानून में कि अगर 5 साल के अंदर कोई भी कंपनी या सरकार उस जमीन का इस्तेमाल नहीं करती है, वो किसान को वापस जमीन लौटाया जाएगा। और बहुफसल, बहुसिंचित जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा, क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा पर इसका। प्रेम शुक्ला जी, जवाब संक्षेप में आपसे। कमजोर किया गया कानून। जी देखिए, किस तरह कुछ नहीं कमजोर किया, लगातार झूठ बोलने का काम किया गया इस चैनल पर। अभी अनुराग भदौरिया तो कह रहे हैं कि कोई आंदोलन नहीं कि हुआ इनके, भाई भट्टा परसौल का आंदोलन, राहुल गांधी का आंदोलन ही नहीं था, वो ड्रामा करने गए थे भट्टा परसौल में। तो अनुराग भदौरिया तो ड्रामेबाज कह रहे हैं। और जहां तक एमएसपी की बात है, एमएसपी पे आप सिर्फ गेहूं की एमएसपी जो है इस बार 2425 है, जो लागत पर 105% ज्यादा है, जो कि C2 + 50% होना था। जौ की जो है लागत से 60% ज्यादा है, चना पर लागत से 60% ज्यादा है, मसूर पर लागत से 89% ज्यादा है, रेपसीड पर लागत से 98% ज्यादा है, कुसुम पर लागत से 50% ज्यादा है। और कांग्रेस के कार्यकाल में जो एमएसपी थी उसकी तुलना में गेहूं में 150% ज्यादा एमएसपी है, बात करिए, जौ में 130% ज्यादा एमएसपी है, शुक्ला जी, चना पर 210% ज्यादा एमएसपी है, मसूर पे 275% ज्यादा एमएसपी है, और कुसुम पे 300% ज्यादा एमएसपी। किसानों से बात करिए, और जो खरीद है एमएसपी पे, शुक्ला जी, किसानों से बात करनी होगी। अगर 6 और 8 तारीख को किसान अगर दिल्ली पहुंच जाते हैं ना, तो 2021-22 का मामला हो जाएगा। और खास करके एमएसपी पर बताना चाहूंगा, 2022 पे कमेटी बनाई थी, 2 साल हो चुके हैं, अभी तक इस कमेटी का रिपोर्ट नहीं आ पाया है। अब शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं सितंबर में उनका बयान है कि अभी जल्द ही इसका रिपोर्ट दिया जाएगा। 2 साल तक अब तक एमएसपी पर इसका रिपोर्ट नहीं आ पाया है। किसान की जमीन तो ले ली है, लेकिन किसान को मुआवजा देने में 10 साल का वक्त करीब करीब बीत चुका है। क्यों इसका वक्त लग रहा है, क्यों ये कारण हो रहा है, इसी को लेकर किसान आज हमको सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। मामला सुलझा नहीं तो 6 और 8 तारीख को दोबारा दिल्ली के सड़कों पर या दिल्ली के सीमाओं पर किसानों का आंदोलन देखने मिल सकता है। तो देखना होगा सरकार इस बारे में क्या करती है। फिलहाल दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।